वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम एकेडमी में स्वागत है। आप लोग लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बातों को ज्यादा बढ़ाकर नहीं, हम टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या बताएंगे भैया? भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली बात, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। भारतीय संविधान की विशेषताएं। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसके लिखे जाने की और उसे लागू होने की तिथि निश्चित हो, ऐसे संविधान को हम कहते हैं लिखित संविधान। यानी अर्थात दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं, ऐसा संविधान जो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित ना हो, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान आप लिखिएगा, ऐसा संविधान जिसके लिखे जाने और लागू होने की तिथि निश्चित हो, ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, ऐसा संविधान जो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित ना हो, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लिखित संविधान कहते हैं। वैसे जो भारतीय संविधान है वह कहीं ना कहीं परंपराओं पर भी आधारित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान में कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा, भारत, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका लिख लीजिए, साउथ अफ्रीका। ये सब ऐसे देश हैं जहां पर कैसा संविधान है भैया? लिखित संविधान है। और लिखित संविधान आप जान चुके हैं, ऐसा संविधान जिसके लिखे जाने की तिथि निश्चित हो। जैसे भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ और इसे अपनाया कब गया? अर्थात अपनाया गया और साथ में अंशतः लागू हुआ। अंशतः लागू होने का मतलब, जब ये अंशतः लागू हुए, इसके कुछ भाग लागू हुए। कुछ भाग लागू होने के मतलब इसके मात्र 15 आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, जब इसे अपनाया गया था। और ये पूर्णतः कब लागू हुआ? तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, क्यों 26 जनवरी को ही लागू हुआ? क्योंकि भारतीयों ने जो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वह मनाया था 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि 26 जनवरी को लागू हुआ। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान देंगे, भारतीय संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ? तो आपका जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब ये लागू कब हुआ? अंशतः लागू कब हुआ या अपनाया कब गया? तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। क्या किया गया भैया? अपनाया गया। और इसे अंशतः लागू भी किया गया था। अंशतः लागू करने का मतलब है थोड़ा सा पार्ट लागू किया गया था, सब कुछ नहीं, यानी मात्र 15 आर्टिकल। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान देना है, 26 नवंबर 1900, और इसे पूर्णतः अपनाया कब गया? तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। क्या किया गया इसे भैया? पूर्णतः अपनाया गया। और क्यों 26 जनवरी को इस संविधान को पूर्णतः लागू किया गया? तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये संविधान, भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। कब मनाया था भैया? तो अगर आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? नोट करके लिख लीजिएगा, भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26
26 जनवरी 1930 को मनाया था। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 नहीं, 1930 को मनाया था। पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्लियर है। अब दूसरी चीज देखिएगा, भारतीय संविधान, लिखित संविधान में कुछ बातें और बताते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, ये सब बातें बताएं। एक बार पुनः जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, कुछ और भी बातें इसमें आपको बतानी है। चलिए अब देखिएगा भैया, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान और वर्तमान दोनों अलग अलग करके देख लेते हैं। मूल संविधान और ये वर्तमान की स्थिति देखिएगा, ठीक। तो पहली बात आती है, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। उसके बाद देखिएगा भाग कितने थे, तो आपका जवाब हो जाएगा भाग आपके थे 22। क्लियर है। फिर बात आती है अनुसूची, अनुसूची थी 8, अनुसूची कितना थी भैया, तो आपका जवाब होगा अनुसूची 8 थे। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए, वर्तमान समय में अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 465 आर्टिकल वर्तमान समय में, अर्थात अनुच्छेद। भाग कितने हैं, भाग को अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 22 ही हैं, लेकिन खंड गणना के आधार पर देखा जाएगा तो 25 हैं। तो आपके भाग कितने हो गए, 25 भाग हो गए। याद रखिएगा कौन कौन से बड़े, 7। पहले देखिएगा भाग 7 को निकाल दिया गया, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हटा दिया गया। अब देखिएगा 21 में 4 जोड़े गए, कौन कौन से, 4 का, 14 का, 4 का, 14 का, 9 का, 9 का, ये 4 जोड़े गए। उसके बाद देखिएगा अनुसूची, अनुसूची 12 हो गई, 8 पहले थी और बाद में 4 और जुड़ी, तो 12 अनुसूची होगी। कितनी अनुसूची होगी भैया, 12 अनुसूची हो गई। अच्छा, 12 अनुसूची में जो जोड़ी गई उनको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अनुसूची 9, अनुसूची 9 लिख लीजिएगा, अनुसूची 9। और अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया भैया पहले संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन द्वारा। कब, 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, एक पॉइंट याद रखिएगा, 1951 में। अच्छा, अनुसूची 10 कब जोड़ी गई, अनुसूची 10 को जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका जवाब होगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, तो आपका जवाब होगा 1985 में। यानी जो 10वीं अनुसूची है, इसे कब जोड़ा गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। अगला देख लीजिएगा, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची को भैया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, किस अधिनियम के तहत, तो आपका जवाब हो जाएगा 1992 अधिनियम के तहत। ठीक है, 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन, पूरा लिख लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन। अच्छा, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची बोलिएगा भैया, तो 12वीं अनुसूची बेटा जोड़ी गई थी, आप याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा, दोनों क्रम से 73 74, 73 74, 11 12। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई थी, 1992 में ही जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी भैया, 1992 में। ये पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए। ये देख रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या भैया, लिखित संविधान। ठीक है, ये लिखित संविधान। अच्छा, अब देखिएगा कुछ पॉइंट टू पॉइंट है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत का। किसका भैया, भारत का। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान,
विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, याद रहेगा। उसके बाद लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट सब लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किसका है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका भैया, तब भी आपका जवाब हो जाएगा यूएसए। यूएसए के संविधान में मात्र कितने आर्टिकल हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 7, लिख लीजिएगा। यूएसए के संविधान में आर्टिकल लिखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आर्टिकल, यहाँ पर अनुच्छेद आप डाल लीजिएगा और यहाँ पर देश लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, 2-4 अनुच्छेद कितने यहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 7। फिर उसके बाद लिखिएगा साउथ अफ्रीका लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका में कितने हैं 253। फिर लिख लीजिए कनाडा लिख लीजिएगा, कनाडा, कनाडा में कितने हैं भैया 147, कनाडा में कितने हैं 147। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने भैया 128, कितने हैं 128, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताते हैं अलिखित संविधान, क्या बताएंगे, अलिखित संविधान, तो नोट करते हुए चलिएगा, ऐसा संविधान जिसके लिखे जाने की तिथि निश्चित ना हो, ऐसे संविधान को हम कहते हैं अलिखित संविधान, अर्थात ऐसा संविधान जो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो, अलिखित संविधान, ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जिसके लिखे जाने की तिथि निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, अर्थात जो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो, ऐसे संविधान को, ऐसे संविधान को, ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, 4 देश आते हैं इसमें, ये आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। चलिए क्लियर है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं, लिखित संविधान के उदाहरण, अलिखित संविधान के उदाहरण, क्लियर। अब हम आपको बताएंगे कि शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरी अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, जहां पर संसद को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह संसदीय शासन प्रणाली होती है। इसकी विशेषता क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक संवैधानिक शक्तियां और दूसरी वास्तविक शक्तियां, एक संवैधानिक शक्तियां और दूसरी वास्तविक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियां क्या होती हैं, अब संवैधानिक शक्तियां जिन शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है, इसे हम कहते हैं संवैधानिक शक्तियां। जैसे आर्टिकल 53 में लिखा गया, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, क्या वास्तव में है, तो वास्तविक शक्तियां भारत में अलग है। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदात्मक शासन प्रणाली अर्थात संसदीय शासन प्रणाली। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन से, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। दूसरी अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली। सबसे पहली बात देखिएगा, भारत में किस प्रकार की संसदात्मक शासन है, किस प्रकार की प्रणाली, तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक, अब बात आती है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में होता क्या है, तो सबसे पहली बात आती है जिन प्रणाली में
वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां अलग अलग होती हैं, ऐसे शासन प्रणाली को हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और इसमें जो संसद लोग रहेंगे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं भारत में। ठीक है, तो भारत में कैसी प्रणाली है, तो आपका जवाब होगा संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो थोड़ा सा संसदात्मक शासन प्रणाली में लिख लीजिएगा, बाकी ये सब चैप्टर ही है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या लिखना भैया, वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां, वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां, वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां अलग अलग होती हैं। क्या होती है भैया, अलग अलग होती हैं। क्लियर है, वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां अलग होती हैं। जैसे देखिएगा, भारत में संवैधानिक शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर अधिशात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा भैया, अधिशात्मक शासन प्रणाली में सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अधिशात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक और संवैधानिक शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होगी, अर्थात लिख लीजिएगा राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। क्लियर है, एग्जाम्पल के रूप में देश लिख लीजिएगा, यहां पर यूएसए, यहां पर लिख लीजिएगा भारत, ब्रिटेन। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। संसदात्मक शासन प्रणाली में अगर पूछ लिया जाए भारत में कैसी प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है, कि दोनों है, नन ऑफ दिस, तो आपका जवाब होगा संसदात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है, आगे देखिएगा, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा हो जाएगा एकात्मक शासन प्रणाली। क्या हो जाएगा भैया, एकात्मक शासन प्रणाली। अच्छा, संघात्मक और एकात्मक में क्या है, अच्छा आप देखते हैं लिखा रहता है भारत राज्यों का संघ। क्या है, आर्ट के लिए पढ़े होंगे, तो भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है, ये संघ है। ठीक है, कहीं ना कहीं कई राज्यों का संघ है भारत, तो ये संघात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक क्या होता है, अच्छा संघात्मक शासन प्रणाली किन देशों के लिए अच्छी रहती है, तो जो देश बड़े होते हैं ऐसे देशों के लिए संघात्मक शासन प्रणाली उचित रहती है। ऐसे देशों के लिए कौन सी प्रणाली उचित रहेगी, संघात्मक। अगर पूछ लिया जाए भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो यहां से जो विकल्प रखेगा संघात्मक, एकात्मक, दोनों, नन ऑफ दिस, तो आपका जवाब होगा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत एक बड़ा देश है, विस्तृत देश है, भौगोलिक स्थिति से यही कारण है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। ठीक है, अब बात आती है संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यह मतलब एक है, विषम परिस्थितियों में यह एक है, सबसे ऊपर केंद्र है। ठीक है, अब दूसरी बात आएगी एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। अब एकात्मक शासन प्रणाली क्या है भैया, जहां पर मात्र एक ही शासन चलता हो। यहां पर जैसे देखिएगा दो सदनात्मक शासन रहेगा। ठीक है, दो सदन मतलब कि सबसे पहली बात तो लोकसभा राज्यसभा हो गए, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, राज्यों में अलग शासन, केंद्रों में अलग शासन। तो और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होगी, बस एक ही शासन रहेगा। क्लियर, दूसरी बात आपको ध्यान देना है, संघात्मक शासन प्रणाली के बाद अब आपको देखना है प्रस्तावना। जैसे देखिएगा यहां की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहां पर जो वर्ड दिए गए हैं इससे भारतीय संविधान की भूमिका आपको मिलेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण, प्रस्तावना नहीं पढ़ा रहे हम आपको, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर,
तो ये देखिए इसकी प्रस्तावना की खास बात है कि हम अब प्रस्तावना पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, बस इसमें खास बात क्या है कि भारत को क्या दिखाया गया, भारत की संपूर्ण प्रभुता भारत में ही निहित है, यानी जो भी उसकी ताकत है। भारत व्यक्ति विशेष को ना महत्व देकर समाजवाद को विशेष महत्व देता है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है भैया, जहां पर व्यक्ति विशेष नहीं, पंथ को मतलब कोई किसी भी धर्म की निरपेक्षता ना हो, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपनाइए। लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन ही क्या कहलाएगा, लोकतंत्र। गणराज्य अर्थात यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गणों के द्वारा शासन किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भैया, गणराज्य कहा जाता है। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आप भारतीय संविधान में देखेंगे, प्रस्तावना के बाद आपको आ जाएगा भाग पढ़ने लगते हैं हम लोग। चलिए भारतीय संविधान को यहीं पे समाप्त किया जाता है। इसके बाद हम आपको शुरू करेंगे एक एक भाग, प्रस्तावना बताएंगे, प्रस्तावना के बाद भाग को बताएंगे। ठीक, अब जानते हैं इसमें विशेषताओं में और है, लेकिन ये पॉइंट वहीं पे ही क्लियर हो जाएगा, भाग में ही। अब भाग जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे। जैसे देख लीजिएगा थोड़ी सी बात। भाग 1 क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, क्लियर। भाग 2, अब देखेंगे हम इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, इसमें 2 आर्टिकल बता दिया जाएगा, चारों बता देंगे, आपको बता दिया जाएगा, 2 याद कर लीजिएगा। भाग 2 में हम देखेंगे क्या है, तो भाग 2 में आपको मिलेगा संघ व उसके राज्य क्षेत्र हो गया। भाग 2 में आपको मिलेगी नागरिकता, क्या मिलेगा भैया, नागरिकता। और नागरिकता कहां से कहां तक है, तब आपका जवाब हो जाएगा 5 से लेके 11 तक। इसमें भी इंपॉर्टेंट सब बता दिया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे भाग 3। भाग 3 में आप क्या पढ़ेंगे भैया, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, भारत में कैसी नागरिकता, तो भारत में एकल नागरिकता। ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं तो ही हुई। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ये सब इसी में बताया जाएगा। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी, अच्छा मौलिक अधिकार की संख्या तब कितनी थी जब मूल संविधान था, मूल संविधान में भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान समय में 6 है, ये इसी में पढ़ाते वक्त बताया जाएगा। ठीक, अब इसमें बात आती है ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 12 से 35। फिर आपको मिलेगा भाग 4। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 आपको मिलेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 36 से 51। क्लियर, उसके बाद देखेंगे भाग 4 का जोड़ा गया है, 4 का यही 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो भाग 4 का में क्या हमें पढ़ना है, भाग 4 का हमें पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। अब ये जोड़ा गया, इसका मतलब यह मूल संविधान का भाग नहीं है। जैसे ही आपने देखा का, इसका मतलब यह मूल संविधान का भाग नहीं है, और जब मूल संविधान का भाग नहीं है तो यह जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया यह भी क्वेश्चन बनेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से जोड़ा गया। अब 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सी चीजें जोड़ी घटाई गई। और दूसरी चीज ध्यान देना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सर्वप्रथम 1976 में प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बाकी आएगा तो सब बताते चलेंगे। भाग 4 क्या हम क्या पढ़ेंगे भैया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 51 का में, कहां पर भैया, 51 का में। ठीक, उसके बाद आ जाएगा भाग 5। भाग 5 में हमें क्या पढ़ना रहेगा भैया, तो भाग 5 में हम पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे भैया, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। अब यहां से अच्छे अच्छे टॉपिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे जितनी भी बातें हैं सब इंपॉर्टेंट है। केंद्र की कार्यपालिका, अब केंद्र की कार्यपालिका भी लेंदी चैप्टर रहेगा। उसके बाद आ जाएगा भाग 6 राज्य की कार्यपालिका। क्या, राज्य की कार्यपालिका। ये इतना पॉइंट हम आपको पढ़ाने के बाद जो है, ये इतना पॉइंट आपको पढ़ाने के बाद फिर एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी, बहुत सी बातें सब संविधान में ही तो है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि केंद्र की कार्यपालिका में बहुत सी चीजें पढ़नी, जैसे हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति। वैसे भी आप जान लीजिएगा ये आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक जाएगा, 151 तक। कहां तक जाएगा, 151 तक। और ये अगर ले जाएंगे हम 152 से लेकर तो ये जाएगा 233 तक, फिर 237 तक। ये ऐसे ही करके एक एक चीज देखा जाएगा और आपके माइंड में सब कुछ सेटअप कर दिया जाएगा। बस इत्मीनान से प्रतिदिन वीडियो देखते रहिए,
ठीक। और दूसरी चीज, आप लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये पॉइंट आपके माइंड में ऐसे ही धीरे धीरे बैठ जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।